नमस्कार। विद्या न्यूज 9 में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जहां एक तरफ एनडीए में जश्न है और फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन खास तौर से कांग्रेस और आरजेडी में कोहराम है, बवंडर है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और इसी बीच नीतीश सरकार ने अचानक राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का जारी कर दिया है नोटिस। आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार ने इस मौके को क्यों चुना? एक तो पहले से ही महागठबंधन और आरजेडी हार का सदमा झेल रहा है, दूसरी तरफ बंगला खाली कराने का नोटिस। और क्यों कहा जा रहा है कि इसकी जड़ में तेजस्वी यादव हैं और उन्होंने ऐसा क्या किया था जो समस्या बन गए अपने ही मां के बंगले को लेकर के। देखिए, ये बातें बहुत सारी आ चुकी है। 2017 में जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटे थे, तब 5 देश रत्न रोड वाला बंगले को लेकर के वो अड़ गए और उसमें नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि अब सरकार में साथ रहे नहीं, लिहाजा आप इसको खाली कीजिए। उन्होंने खाली करने से मना कर दिया और चले गए हाई कोर्ट। पहले सिंगल बेंच ने उनके प्रार्थना पत्र याचिका को रिजेक्ट किया, उसके बाद डबल बेंच ने में वो चले गए। डबल बेंच ने कहा कि अच्छा, ये क्या मामला है? बंगले का मामला है। फिर उसने न सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बल्कि चीफ जो भी पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उन सब की डिटेल मांग ली, किसको कहाँ कहाँ बंगला अलॉट है। और फिर सो मोटो लेकर के और जितने भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले दिए गए थे, उसने कहा कि आजीवन इनको देने का कोई ना जरूरत नहीं है, नहीं दिया जाएगा। अब जब हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आ गया तो बात ही खत्म हो गई। ये मामला है 2017 में लेकर के गए थे और 2019 में ये फैसला आया। उसके पहले क्या हुआ था कि राबड़ी देवी सरकार 2000 में एक कानून लेकर के आई थी और कहा यह था कि जो 5 साल तक लगातार सीएम रहेगा उसको आवास मिलेगा। आवास का साथ स्टाफ और जो सुविधाएं होती है, सिक्योरिटी वगैरह। तो उस क्राइटेरिया में उस समय सिर्फ लालू राबड़ी कवर हो रहे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार 2005 में आए तो उन्होंने उस नियम को बदल दिया, क्योंकि 2000 में वो 7 दिन के लिए बने थे और 5 साल वाला क्राइटेरिया हटा दिया। यानी कि जो 5 दिन भी रहा उसको भी मिलेगा। उन्होंने ये सिस्टम बना दिया। उसमें जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी, सतीश सिंह और कई लोग कवर हो गए। अब ये चलता रहा। जब मुख्यमंत्री पद से आज साथ में एक और उसमें प्रोविजन जोड़ दिया कि यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों रहते हैं सीएम तो एक ही को मिलेगा, जो पूर्व हो जाने पे। तो राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड मिल गया, उसमें वो रहने लगी। लगभग 19 साल तक वो उसमें रही। अब उसके बाद नोटिस सर्व होगा। अब क्या होता है कि जब तेजस्वी यादव वाले मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया तो फिर नीतीश सरकार ने एक उपाय खोज लिया। उनको विपक्ष के नेता के नाते दे दिया ये बंगला। अब कौन बार बार हाई कोर्ट जाए कि विपक्ष के नेता की हैसियत कैबिनेट मंत्री को होती है। जो इस समय राबड़ी देवी की है कि वो विधान परिषद में विपक्ष के नेता है, तो कैबिनेट मंत्री वाली सुविधा मिलेगी, मुख्यमंत्री वाली नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार को फेवर करना था, कर दिया। और नीतीश कुमार, जिनको पलटू चाचा बोलते हैं वो लोग व्यंग में तंज में, उनको आना जाना भी लगा रहता है। लिहाजा निजी तौर पे लालू परिवार से वो कोई विरोध मोड़ना नहीं चाहते थे। सो उस बंगले को रहने दिया। अब की बार क्या हुआ कि एनडीए बहुत ज्यादा मजबूत बन करके आई और इसमें बीजेपी का प्रभाव बढ़ा। यानी कि आप अंदाजा इसी से लगाइए कि होम चला गया बीजेपी के पास, जो हमेशा से नीतीश के पास रहा। बीजेपी के जो शासन करने का, सरकार चलाने का तरीका है, उसमें मोह दया माया नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे ही महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस कमजोर हुए, उससे लग रहा है कि यही वो मौका है जब इनको सबक सिखाया जा सकता है, इनको और डाउन किया जा सकता है, इनकी कमर तोड़ी जा सकती है, ऐसे समझिए। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब तो विपक्ष की नेता है, कैबिनेट मंत्री की हैसियत है, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री वाला बंगला क्यों, इतना बड़ा बंगला क्यों, नोटिस जारी कर दिया गया। और उधर आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम खाली नहीं करेंगे। अब यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है
अभी तक तो था वो प्रशासनिक डिसीजन और हाईकोर्ट का आदेश था। अब दोनों पक्ष राजनीति कर रहा है। बीजेपी और नीतीश यानी जेडीयू दोनों को लग रहा है कि नीतीश जो बार बार ये कहते रहे हैं कि अब मुझे उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, प्रधानमंत्री के मंच से भी कई बार उन्होंने कहा, तो शायद अब वो ना जाए। हालांकि ये तो राजनीति है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शायद अब वो ना जाए, इसलिए वो गुंजाइश ही खत्म कर रहे हैं। दूसरा, ये जो बंगला है राबड़ी देवी का, वो मुख्यमंत्री आवास से एकदम लगा हुआ है और वहाँ आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, लोगों का, वीआईपी का आना जाना बहुत मूवमेंट रहता है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी तरह से वो मुख्यमंत्री के बंगले से कम नहीं है। तो अब वो रौनक भी हटानी है, वो जो धाक उसकी वजह से जमी हुई है वो भी हटानी है, क्योंकि जब दूर शिफ्ट हो जाएंगे तो रौनक कम हो जाएगी। जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का वहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है वो भी कम हो जाएगा, वीआईपी वाला जो रुतबा आता है वो भी कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, तो जो ये बीजेपी की रणनीति है उस रणनीति के मुताबिक, और इसमें जेडीयू की भी रणनीति है, बिना नीतीश कुमार की सहमति के ये काम नहीं होता। लालू यादव और राबड़ी देवी को ऐसे नोटिस जारी नहीं हो जाता। राबड़ी देवी के नाम से है तो राबड़ी देवी ही बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे नोटिस जारी नहीं हो जाता, क्योंकि आवास मंत्रालय जो है वो विजय चौधरी हैं, वो जेडीयू के हैं, तो वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा लेंगे बिना नीतीश कुमार को विश्वास में लिए हुए। इसलिए मान के चलिए कि बीजेपी और जेडीयू ये मिल के कर रही है। फिर आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है, इनका बहुत जबरदस्त इनका प्लान है और उसका असर उत्तर प्रदेश पर भी होना है। इस बार जिस तरीके से एनडीए का कार्ड चला है, पिछड़ा और अति पिछड़ा माइनस यादव, उस कार्ड को और बड़ा करना है, कैनवास को बड़ा करना है और मजबूती देनी है कि किसी भी सूरत में एम वाई समीकरण से कोई भी उत्तर प्रदेश और बिहार में सीएम नहीं बन सकता। वो हर नारे का, हर स्लोगन का, हर रणनीति का एक दौर होता है। जिस समय मुलायम और लालू यादव एम वाई समीकरण से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, सूबे के जो सत्ता है वो दौर और था। उस समय आपको अपना बेस मजबूत करने के लिए एक वोट बैंक को जोड़ना था, लिहाजा एम वाई समीकरण का नारा दिया गया और वो ठीक ठाक बैठता है। यदि 14% प्लस यादव है बिहार में और 17% के आसपास मुस्लिम है, तो वो उनको एक मुकाम 31-32% पर मुकाम तक ले जाता है। वो मुकाम आपने हासिल कर लिया, लेकिन एक बात साबित हो गई कि सिर्फ इनकी बदौलत आप सत्ता में नहीं आ सकते। इस बार क्या हुआ है, मुस्लिम वोट छिटक करके आईएम की तरफ गया है और यादव वोट भी परिवार का, खासतौर से महिलाओं का एनडीए को मिला है। तो इन लोगों की अब रणनीति है कि यदि पिछड़ा और अति पिछड़ा सध रहा है, माइनस यादव माइनस मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम तो नीतीश कुमार को थोड़ा सपोर्ट करता है लेकिन फिर भी, तो उसको साध लो और यादव का जो वर्चस्व बना हुआ है पिछड़ी जातियों के नाम पे उसको तोड़ दो। क्यों यादव ही मुख्यमंत्री होगा? देखिएगा अगले 5 साल में जो बीजेपी राजनीति करने वाली है वो यही नारा देगी, क्यों यादव ही मुख्यमंत्री होगा। ये आईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी तो कह ही रहे हैं कि हम 17-18% लेकर के क्या कर रहे हैं। ये 14% वाला अपना सीएम बना रहा है और 2.5% वाला डिप्टी सीएम बन रहा है मुकेश सहनी, जो एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो हम 17-18% लेकर के क्या कर रहे हैं, हमारा कब नंबर आएगा। तो इस रणनीति के तहत काम हो रहा है कि पिछड़ा अति पिछड़ा में से कोई आ जाए। सम्राट चौधरी को ही क्यों आगे किया गया, विजय सिन्हा को तो नहीं किया गया। एकदम संदेश साफ है कि हमें जो है माइनस यादव, कोई भी पिछड़ा और अति पिछड़ा, उसको आगे करना है ताकि उन जातियों को गोलबंदी हो, क्योंकि ये यादव और मुस्लिम जो है ना कहीं मार्शल लठ है, ये इमेज बनी हुई है, जैसे ब्राह्मण ठाकुरों के बारे में, भूमिहारों के बारे में बनी हुई है। तो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा है, जैसे मल्लाह हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, वगैरह वगैरह, वो यादव के साथ नहीं सटना चाहते। तो ये समीकरण बनाया जाएगा और उसका असर उत्तर प्रदेश में होगा। अखिलेश यादव की परेशानी और मुश्किलें बढ़ रही है। जैसे वो माहौल बनाने की कोशिश की, पीडीए का उन्होंने नारा दिया, तो जो एक्सपेरिमेंट बिहार में हुआ है वो एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश होगी कि माइनस यादव बात किया जाए पिछड़ों की और उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाएगा और टिकट देकर के सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। इसीलिए सम्राट चौधरी को आगे किया गया, विजय सिन्हा को नहीं आगे किया गया। क्यों? क्योंकि उनकी तो आबादी ही बहुत कम है भूमिहारों की, वो तो ब्राह्मण और ठाकुर से भी नीचे हैं आबादी के मामले में।
तो वहां पे आगे कर दिया गया कोयरी कुशवाहा, सम्राट चौधरी को। तो ये पूरी रणनीति है और इसमें जेडीयू भी शामिल है कि आरजेडी को कमजोर कर दिया जाए। कांग्रेस तो पहले से ही कमजोर है, कांग्रेस का तो संगठन ही बर्बाद हो चुका है, तो इनको और ज्यादा कमजोर कर दिया जाए। यही वो मौका है। इतिहास बार बार नहीं अपने को दोहराता है। या तो 2010 में ऐसा रिजल्ट आया था या फिर 2025 में, जो अपने आप में रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद यदि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं करता है, चाहे वो 10,000 की कथित रूप से रिश्वत काम आई हो, बहुत सारे फैक्टर है, सिर्फ 10,000 रुपए से इतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। बहुत सारे कारण, महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए जो उनको खुश करने के लिए उन्होंने शराबबंदी लागू की। क्या नीतीश कुमार को पता नहीं कि वो शराबबंदी फेल है? फिर भी महिलाएं उससे संतुष्ट है। फिर 10-10 हजार रुपया देना, फिर 2-2 लाख रुपया देने की योजना रोजगार के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि महिलाओं को उन्होंने सशक्त बनाया और उसका लाभ उनको मिला है। यहाँ तक कि ऐसी भी खबरें हैं कि यादव परिवार में भी, भले ही उनकी संख्या लिमिटेड हो, महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया, तो वो तोड़ रहे हैं। और अब इसी को बीजेपी जो है दूसरे तरीके से भुनाएगी, मजबूती देगी अन्य पिछड़ों को। यादव को डाउन करना है, इसलिए सबसे पहले बंगला छीना जाएगा। और इसमें उनकी दिक्कत ये आ रही है, राबड़ी देवी की, तेजस्वी की, लालू यादव की, कि वो कोर्ट भी नहीं जा सकते। हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है, वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बस वो इस बात का इंतजार जरूर करेंगे कि उनका सामान फेंका जाए और पूरा सूबा देखे कि देखिए लालू प्रसाद यादव जब वो बीमारी की हालत में है तो कैसे उनको बेइज्जत किया जा रहा है, ताकि जो उनका वोट बैंक है, यादव मुस्लिम और वर्ग के जिन्होंने भी वोट दिया है, उनको ये खराब लगे कि ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए मंगनीलाल मंडल ये चुनौती दे रहे हैं कि खाली नहीं करेंगे, जो करना है सो कर लो। तो दोनों पक्ष अब राजनीति इसको लेकर के करेगा। सरकार, कोर्ट और राजनीति, ये ट्रायंगल बन रहा है इस घर खाली करने वाले नोटिस की पूरी कहानी में। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।